कम करवा दे साउंड नंबर। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। और मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा से एक कविता और टू एटम। ठीक है, इसको जॉन किड्स के द्वारा लिखा गया है। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा, क्योंकि पहले तो जब अलग अलग इंग्लिश 100 और 50 नंबर की थी तो अलग अलग आप इसको पढ़ते थे, 100 मार्क्स और 50 मार्क्स, लेकिन ये 100 मार्क्स की कविता है। रेनबो से लिया गया है इसको, और टू एटम। ठीक है, क्या है ये? और टू एटम, जिसको लिखा है जॉन किड्स ने। ठीक है, यह कविता उन्होंने कंपोज की थी 19 सितंबर 1819 को, जबकि यह पब्लिश हुई थी 1820 में। 19 सितंबर 1819 में इसको कंपोज किया गया था जॉन किड्स के द्वारा, एंड पब्लिश्ड हुई थी 1820 1820 में। आइए पहले जानते हैं जॉन किड्स के बारे में। दोस्तों, जॉन किड्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था, इंग्लैंड, लंदन। और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821, यानी 23 फरवरी 1821 ईस्वी को ट्यूबरोक्लोसिस नामक बीमारी से, जिसको क्षय रोग कहते हैं, और टीबी भी हम लोग शायद कहते हैं इसको। तो ट्यूबरोक्लोसिस से इनकी डेथ हुई थी। इनके पिता थॉमस किड्स और इनकी माता फ्रांसिस जेनिंग्स। ठीक है, थॉमस किड्स की डेथ हुई थी 1804 यानी 1804 में। और बड़ा दिलचस्प किस्सा है इनके पिता के डेथ का। वो घोड़े से गिर करके मरे थे। वो अपने घोड़े से राइडिंग कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, और उसी में गिर करके वो मर गए, जबकि इनकी माता की डेथ भी ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से ही हुई थी। जॉन किड्स की बात करें तो जॉन किड्स ने सोनेट्स लिखे हैं, ओड्स लिखे हैं, एपिक्स लिखे हैं, और ये अपने समय के जो रोमांटिक पोइट्री के बेताज बादशाह माने गए हैं। रोमांटिक पोइट्री के लिए इनको जाना जाता है। हालांकि यह एक संजोग है कि जॉन किड्स काफ़ी लंबे समय तक हमारे बीच नहीं रहे, और मात्र 26 वर्ष की अवस्था में ये हमसे दूर हो गए। रोमांटिक पोइट्स में इनका नाम काफ़ी ऊपर लिया जाता है। और ओड्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। ये जो ओड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ओड टू एटम, ये बहुत सारे ओड्स आप यहाँ पे नीचे उनके देख रहे हैं। ये सभी उनके ओड्स हैं। ये छठा ओड्स है, ओड टू एटम, टू एटम, ओड टू एटम, छठा ओड है इनके द्वारा लिखा गया। अब हम ये बात पहले जान लेना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ओड टू एटम छठा ओड है, और ओड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी जो पहली कविता थी, लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो पोएट्री की पहली बुक प्रकाशित हुई थी पोएम्स नाम से 1817 में। ठीक है, यानी 1817 में इनकी पहली कलेक्शन ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई थी। तो हम पहले अब ये जान लेते हैं कि ओड किसको कहते हैं। कविताओं को 8 भागों में बांटा गया है, और उसमें लिरिक, ओड, बैलेड, सोनेट, एल्जी, पेस्टोरल, क्रैपडैम और एपिक आते हैं। तो उसी में ओड एक कविता का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ओड क्या है? पोएट्री का एक प्रकार है। कहते हैं एन ओड इज अ काइंड ऑफ पोएम, यह कविता का एक प्रकार है। यूजुअली प्राइजिंग समथिंग, प्राइजिंग समथिंग, ये क्या करता है कि किसी चीज को, किसी
चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी प्रशंसा करता है। और एन ऑड इज द फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री, ये लिरिकल वर्स में होता है, इसको गाया जा सकता है। इस कंडीशन में ये होता है किसी खास घटना से या किसी प्रकृति से यह संबंधित होता है। और ये अक्सर क्या करता है ना, अभिव्यक्त भाव में होता है, यानी कि सब कुछ खुल करके कहा जाता है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, तो अभिव्यक्त भाव में होता है। और किसी व्यक्ति को या किसी चीज को ये संबोधित कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसी के ऊपर जो कवि के अपने विचार होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कवि के जो विचार होते हैं किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को लेकर के, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये किसी घटना को या प्रकृति से संबंधित होता है। सबसे खास बात है कि ये लिरिकल वर्स में होता है और इसको गाया जा सकता है। तो ये इनकी कविता के प्रकार थे। इनकी डेथ हमने आपको बताई कि 26 साल की अवस्था में हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। तो काफी कम समय तक ये हमारे बीच रहे, लेकिन उस कम समय में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान हमारे बीच बनाई। और यह जो कविता है और टू एटम या टू एटम भी इसको कहते हैं। टू एटम जो है यह 3 स्टेंजा में लिखी गई कविता है और प्रत्येक स्टेंजा में 11-11 लाइन है। ठीक है दोस्तों, और जो पहला है स्टेंजा वो माइग्रेशन ऑफ क्रॉप्स है, यानी कि फसलों के या फल फ्रूट्स के, फ्लावर्स के जो बढ़ने के जो दौर होते हैं उसको ये डिनोट करता है। जो दूसरी स्टेंजा है उसमें भी 11 लाइन है और ये हार्वेस्ट को बताता है, यानी कि उसको जो आप फसल निकालते हैं, थ्रेशिंग जिसको कहते हैं, उसको दर्शाता है। और जो तीसरी स्टेंजा है वो है लास्ट डेज ऑफ एटम, यानी कि विंटर के आने का टाइम है। तो ये सितंबर महीने में लिखी गई कविता है इंग्लैंड में। और उस समय जो होता क्या है कि इंग्लैंड का जो वेदर है हमारे यहाँ के वेदर से डिफरेंट है। इंग्लैंड में क्या होता है कि उतने मौसम नहीं है जितना कि हमारे यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। हम 6 ऋतुओं का आनंद लगाते हैं, आनंद उठाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात शिशिर वसंत और हेमंत। लेकिन दूसरे देशों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा प्रकृति नहीं है। तो हम प्रकृति के सबसे अनुकूल स्थान पर रहते हैं। तो वहाँ क्या होता है ना कि एटम के बाद आपको विंटर आ जाता है। तो ये तीसरा स्टेंजा है वो विंटर आने के दौर का है, यानी कि जब विंटर आ रहा होता है। ठीक है, अब हम इस कविता की तरफ आते हैं और इस कविता को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कविता। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, धुंध कोहरे और रसदार फलों का मौसम। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, सहायक हैं जिनके जिगरी दोस्त सूरज परिपक्व होने में। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व होना। ये कहते हैं क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। पहला लाइन क्या है, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, धुंध और रसदार फलों का मौसम। एटम जो क्या है वो है धुंध का और रसदार फलों का मौसम है। ठीक है, धुंध और रसदार फलों का मौसम है जो क्या है, यह है एटम। और क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी सहायक है जिगरी दोस्त सूरज परिपक्व होने के, जिनके सहायक हैं। सूरज क्या करते हैं, उनको सहायता करते हैं फलों को फूलों को मैच्योर होने में। ये क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश करना। तो उसके साथ सूर्य और ये जो एटम सीजन है दोनों मिल करके साजिश करते हैं कि कैसे फल लगे और कैसे वो रसदार हो जाए, यानी कि वो अपने स्वभाव पर आ जाए, वो अपने सबसे बेहतर स्थिति में कैसे आ जाए, उसकी बात ये करते हैं। ठीक है, विथ फ्रूट द वाइन दैट राउंड द थैच, थैच इज रन, कहते हैं विथ फ्रूट द वाइन दैट राउंड द थैच इज रन, यानी फलों से लदी अंगूर की बेलियां, यानी
जो लताएं होती है, वाइन्स मतलब होता है लताएं, लत्ती जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, तो फलों से लदी हुई जो लत्ती है, तो किस चीज की होगी? अंगूर की लत्ती होगी वहां, या फिर ऐसे किसी फ्रूट की, आप अंगूर की मान सकते हैं। जो घर के जो रूट्स होते हैं, छज्जे जो होते हैं, या मचान के जो होता है, उसके चारों तरफ लतरी हुई है, यानी उसके चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। टू बेंड विथ एप्पल्स द, देखिए, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, कहता है कि अब जब लतर उसके ऊपर फैल गई है, लतर गई है, तो टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, तो वो क्या होता है ना कि झुकने की स्थिति में आ जाता है। सेब का पेड़ जब बहुत सेब लद गया तो क्या होगा? झुकने की स्थिति में है। और पेड़ जितने आसपास है या झोपड़ियां हैं, वो सब झुकने के कगार पर, या जहां जहां लत्ती लटकी हुई है और उससे फल लदे हुए हैं, तो वो झुकने के कगार पर आ गए हुए हैं। ठीक है। कहता है एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सारे फल जो है उसमें बिल्कुल रस जो है वो भर चुका है, यानी मिठास जो है उसके अंदर आ चुका है। ठीक है। टू सेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल, यानी कद्दू जो है वो बढ़ रहा है, अखरोट जो है या करा उसका जो छिलका है, विथ अ स्वीट कैनल टू सेट बर्डिंग मोर, अब वो क्या है? मीठी गुठली के साथ कलियों का जो है वो, उसकी कलियां जो है वो खिल रही है। ठीक है। क्या कहता है कि टू सेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल विथ अ स्वीट कैनल टू स्टेट बर्डिंग मोड, यानी कद्दू जो है वो बढ़ रहा है, अखरोट का छिलका या अखरोट जो है वो कड़ा हो गया है, यानी अपने सबाब पर आ गया है, और मीठी गुठली के साथ जो है वो कलियां जो है वो अब खिल रही हैं। ठीक है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और उसके बाद अब क्या है? फल के बाद क्या कहता है? एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और जो फूल है तरह तरह के वो भी खिल चुके हैं मधुमक्खियों के लिए। किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खी क्या करती हैं? फूलों से रस निकाल लेती हैं, तो वो भी अब अपने सबाब पर है, यानी पूरी तरह खिल चुका है, वो रस से भर चुका है ताकि मधुमक्खियां उससे रस ले सके। ठीक है। until they think warm days will never cease, जब तक वे समझ न जाएं कि गर्मियों के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर समर, ठीक है। क्या कहता है? फॉर समर, गर्मियों के लिए। किस चीज के लिए? गर्मियों के लिए। तो क्या है? फॉर समर हैव ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और समर हैव ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। तो गर्मियों के लिए शहद के छत्ते में शहद भरा हुआ है, लपलपाया हुआ है, बिल्कुल अब लगता है कि अब टपक जाएगा, तब टपक जाएगा। तो पहला जो हमारा स्टेंजा है वो कहता है कि जो एटम सीजन होता है वो क्या करता है? तो पूरी तरीके से फल और फूल को जो उसको बढ़ाने में, उसको परवान चढ़ाने में, यानी उसको अपने सबाब तक ले जाने में मदद करता है। क्या क्या मदद करता है? कोहरा मदद करता है, धूप मदद करता है, और इस सब की मदद से फल फूल पूरी तरह से खाने योग्य हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह रसदार हो जाते हैं, पक जाते हैं। और उसी प्रकार से फूल में भी पूरी तरह रस आ जाता है, जिससे मधुमक्खियां जो है उससे रस लेकर के और शहद के छत्ते में क्या करती है? इतना भर देती है कि ऐसा लगता है कि अब लपलपा करके वो गिरने वाले हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। ओ हैथ नॉट सीन दी ऑफ एमेडाइटो, अब यहाँ पे दो वर्ड आपको देखना है। एक हैथ जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है हैड, और दी का मतलब होता है यू, और दाई का मतलब होता है योर, और ऑफ्ट यहाँ पर प्रयोग किया गया है ऑफन के अर्थ में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हैथ हैज के बदले में है, दी यू के बदले में, दाई योर के बदले में, और ऑफ्ट ऑफन के बदले में है। ठीक है। तो who hath not seen the oft amid thy store, कहते हैं किसने नहीं देखा है
तुम्हें अक्सर तुम्हारे अन्न भंडार के बीच। किसने नहीं देखा है तुम्हें अक्सर तुम्हारे अन्न भंडार के बीच? किसको? आप एटम को कैसे महसूस कर सकते हैं? तो स्टोर में महसूस कर सकते हैं। स्टोर को जैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ एटम आ गया, यानी कि स्टोर जो है वो भरा हुआ है। यानी वो जो सितंबर का महीना है वो क्या है? एटम के भरने का सीजन है। यानी एटम में क्या होता है कि उस टाइम बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह भर जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स however sick aboard may find, कहता है sometimes however sick aboard may find, कभी न कभी जो भी तेरे इंतजार में बाहर बैठा शायद ढूंढ लिया। अब aboard मतलब खाली मैदान। खाली मैदान कैसा? जहां कोई बैठ करके इसका इंतजार, एटम का इंतजार कर सकता है। और कहते हैं दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर। ग्रैंडरी फ्लोर का मतलब होता है जहां हम लोग फसल निकालते हैं। यानी धान पीटने के लिए आप देखते होइएगा कि एक पत्थर का बना होता है, उस पे धान निकालते हैं उसको पीट करके अपने यहाँ। तो ऐसा ही स्थान। तो कहता है दी सीटिंग केयरलेस ऑन द ग्रैंडरी फ्लोर, तुम्हें बेपरवाह बैठे अन्न भंडार के फर्श पर। तो अन्न भंडार जो होता है उसके बाहर, यानी जहां अन्न को निकाला जाता है, ऐसे फर्श पर बैठा हुआ तुम्हें देखा जा सकता है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। ठीक है। क्या कहते हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय अ विनोइंग विंड, अब तुम्हारे बाल हल्के से लहराते हुए हवा के झोंके से। इस स्टेंजा में कवि ने क्या किया है, तो जो एटम है उसको एक वुमेन से, एक गर्ल से कंपेयर कर दिया है। ठीक है। तो वो उस गर्ल को लेकर के लिख रहे हैं कि तुम्हें जो दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय अ विनोइंग विंड, तुम्हारे बाल हल्के से लहराते हुए दिखाई देते हैं। विनोइंग विंड यानी हवा के झोंके से। और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्रॉ, हाफ रिप्ड फ्रॉ साउंड अस्लीप, या आधे कटे अनाज के खेत के क्यारियों में गहरी नींद लेते हुए। या कोई खेत की क्यारियां हैं जहां जो आधी कटी हुई है, जहां मतलब आधा फसल लगा हुआ है, आधा बचा हुआ है, और वहां पे तुमको नींद यानी झपकी लेते हुए देखा जा सकता है। और फिर कहते हैं ड्रॉस्ट विद द फ्यूम ऑफ पपीज व्हाइल दाई हुक। अब यहाँ पे जो है फ्यूम ऑफ पपीज का मतलब होता है कि गंध। किस चीज का? अफीम का। अफीम एक नशीला पौधा होता है जिसको आप जानते होंगे। तो कहते हैं जब तुम अफीम के पौधे पे हंसुआ चलता है और उसके फूल से जो गंध आता है उसको देख करके, उस गंध को लेकर के तुम चकराने लगती हो। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। और क्या करते हो? स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट, और छोड़ देती हो अफीम की अगली पंक्ति और बांधे हुए फूल के बोझ को। अब उससे जो गंध लगता है उससे क्या होता है कि नशा आने लगता है, और फिर तुम उस बांधे हुए अफीम के पास जो फूल हैं उसके बोझ को वहीं पे छोड़ देती हो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर दाउ डोस्ट की स्टेडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। और कभी कभी क्या है कि अनाज के बाल मतलब अनाज जो खेत में गिरा हुआ आता है, तो उसके को चुनने के लिए बाल की तरफ झुकाए रखते हो, और जो नदी के आसपास होता है या फील्ड के आसपास होता है ऐसी जगहों पे आप क्या करते हो, तो झुक करके अपने सर को झुका करके और चुनते हो। क्या चुनते हो? तो अनाज के बिखरे हुए जो दाने होते हैं, दाने या बाल, जैसे धान का टूट जाता है ऊपर से, उसको बाद में हम लोग चुन लेते हैं, तो उसको क्या करते हो? चुन लेते हो। और बाई अ ग्रैडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दाउ passes the last posing hours by hours। और फिर क्या है? उसके बाद क्या होता है? यानी सेब का जूस निकालने वाला मशीन, और उसको देखते रहते हो कि एकटक आखिरी बूंद रस जब तक ना निकल जाए तब तक उसको देखते रहते हो।
यानी कि यहाँ पे क्या है, हमने पहले कहा था कि दूसरा जो स्टेंजा है वो हार्वेस्टिंग को बताता है। तो हार्वेस्टिंग का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, जब फसल कट के अन्न भंडार में आ जाए, या हमारे खाली दरवाजे पर रखा, जिसको खरिहान कहते हैं हमारे यहाँ, तो खरिहान में पड़ा हुआ हो तो लगाते हैं, या उसके बाद खेत में जब कट रहा होता है उसको देखते हैं कि लहलहाती हुई आधी फसल कटी हुई है, और वहीं पर क्या होता है कि किसान जो है झपकिया ले रहा होता है। उसके बाद जो चुनने का काम होता है, बाली चुनने का, जो बिखरा हुआ अन्न होता है उसको चुनने का काम करते हैं, या फिर फलों को उससे जूस निकालने की पूरी प्रक्रिया होती है, आखिरी बूंद जूस निकलने तक। ये सारी प्रक्रिया किसकी है, एटम के अंदर आती है, एटम सीजन के अंदर आती है। तो कवि ने पहले स्टेंजा में फलों के बढ़ने की प्रक्रिया बताई, उसके पकने की प्रक्रिया बताई, और दूसरे में उसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया बताई, और उसको उसकी तुलना कर दी एक वुमेन से, एक लड़की से उसकी तुलना कर दी, और कहते हैं कि यह प्रक्रिया जो है घंटों घंटों चलती रहती है। ठीक है, तीसरे स्टेंजा में क्या है देखते हैं। कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत गीत, बसंत के वो गीत कहाँ है, ए वेयर आर दे, हाँ कहाँ है वे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बसंत ऋतुओं का राजा कहा गया है, ठीक है, बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि कहते हैं बसंत के गीत हैं, फसल लहलहा रहे होते हैं, चारों ओर हवाएं बहुत अच्छी होती है, और सब कुछ एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो अब कवि क्या करते हैं, शुरू के दो स्टेंजा से उदाहरण देकर के बसंत और एटम की, स्प्रिंग और एटम की तुलना करते हैं। ठीक है, कहते हैं वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत के गीत, वे आर दे, ये कहाँ है, थिंक नॉट ऑफ देम, thou hast thy music too, कहते हैं उसकी चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा धुन भी सुनने को मिलेगा। while bread clouds bloom the soft dying day, while varied clouds bloom the soft dying day, जब कैद किया हुआ बादल, यानी जो विघ्न से छूटता हुआ बादल, पकड़ा हुआ बादल खिलेगा मध्यम होते दिन को, यानी जब सूर्य का अस्त होने लगेगा, डाइंग डे, उस समय क्या है, जो बादल अभी तक कैद है वो खिलेगा, यानी उमड़ने लगेगा आसमान में चारों ओर। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोज इशू, और स्पर्श करेगा किसको, फसलों से लहलहाती खेत को अपनी लालिमा से। बादल क्या है, सबको छुएगा, छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ निकल जाएगा। देन इन अ वेलफुल, then in a willful so the smell gains more, then in a willful so the smell gains more, among the river shallows bird a lot, तब क्या होगा कि वन की मक्खियां जो हैं वो बिलाप करने लगेंगी। यहाँ जो है इसको निगेटिव बिलाप में रखा गया है, जिस तरह से किसी की मृत्यु, अपने किसी की मृत्यु हो जाए और शोक करते हैं, देन द वेलफुल सो द स्मेल गेन्स मोर, अमॉन्ग द रिवर सैलोज वर्न अलाफ्ट, नदी के किनारे जन्म लेंगी, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लेप्स और डाइज, या अस्त होंगी किरण की तरंगे, यानी धुन वहां भी आपको सुनाई देगी, एक संगीत वहां भी आपको सुनाई देगी। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड वेल्ट फ्रॉम हिली बॉर्न हैड क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रैवल सॉफ्ट, कहता है, और जो लैम्स, मेमना कहते हैं भेड़ के बच्चे को, तो पूरी तरह से विकसित मेमना मिमियाएगा टीले पे, और क्रिकेट यानी झिंगुर जो है वो तीक्ष्ण स्वर में गाता है, तीक्ष्ण स्वर में गाता रहेगा शाम के समय। द रेड ब्रेस्ट restless from a garden cropped and gathering shallows twitter in the sky, चहचहाती हुई चिड़िया बगीचे के पेड़ पर नजर आएंगी, और अबाबिल का जो झुंड है वो शोर मचाता हुआ आकाश में इधर उधर भटकता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर के कवि जो है वो तुलना करता है थर्ड स्टेंजा में किसका, स्प्रिंग और एटम का। तो कवि का कहना है कि जो एटम सीजन है वो स्प्रिंग से कहीं कम नहीं है,
इसमें भी फल फूल जो है वो पेड़ से लग जाते हैं, पेड़ जो है वो फल फूल से लग जाते हैं, सभी में रस भर जाते हैं, और मिस्ट जो है यानी धुंध जो है वो क्या करता है काम, तो उसको रसीला बनाने का काम करता है। और इसके बाद और क्या है, तो हार्वेस्टिंग जिस समय होती है उस समय जो किसान होते हैं उसका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और जो इवनिंग होता है तो उस समय आपको म्यूजिक भी सुनाई देती है, यानी जैसे स्प्रिंग का सॉन्ग होता है वैसे आपको एटम का सॉन्ग भी सुनाई देता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी कविता है। और खास तौर से हम जॉन किट्स के बारे में एक बात आपको कहना चाहेंगे कि जॉन किट्स एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने केवल 26 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को त्याग दिया। और आश्चर्य की बात है कि जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले जो ट्यूबरोक्लोसिस होता है उसमें बलगम के साथ ब्लड आने लगता है, और जब ब्लड उनको आना शुरू हो गया बलगम के साथ, तो उन्होंने उसको कहा कि मैं इन ब्लड को पहचानता हूँ, ये जो है वो सूचक है इस बात का, मेरी मृत्यु का आमंत्रण है ये। तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मौत को स्वीकार किया, बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने मौत को स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं कि साहित्यकार कभी मरते नहीं हैं। तो 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो काम किया साहित्य के क्षेत्र में वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है, और आज भी हम उसको सुनते और पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। आ, और ऑड के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, ये उनका सबसे आखिरी ऑड था, उन्होंने 6 ऑड लिखे हैं और ये उनका छठा ऑड था, तो इसलिए भी ये बहुत स्पेशल है। इसके बाद वो कोई और नहीं लिख सके। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय फ्रेंड्स।